नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 10 दिन हो गए हैं। महायुति को जबरदस्त जीत मिली है। दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी का सीएम बनेगा तो एनसीपी और शिवसेना का डिप्टी सीएम। लेकिन सीएम कौन होगा और शिवसेना के कोटे से डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा, इसे लेकर पेच फंस गया है। एकनाथ शिंदे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। पहले वो सतारा चले गए थे, जहां बीमार हो गए, और अब पुणे पहुंचने पर उनके बीमार पड़ने की खबर फिर से आ गई है। शिंदे के बीमार पड़ने के चलते महायुति की बैठक भी बार बार टल रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अभी भी सीएम पद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जनता चाहती है कि सीएम में ही रहूं, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो दूसरी तरफ अजीत पवार भी लगातार दिल्ली दौड़ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस बार अजीत पवार की एनसीपी का कोटा सरकार में घटाने की तैयारी चल रही है। अजीत पवार के पास रहे वित्त मंत्रालय पर एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी इस बार अजीत पवार के गुट को पहले से कम मंत्रालय देने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर अजीत पवार परेशान बताए जा रहे हैं। महायुति में मचे घमासान के चलते बीजेपी विधायक दल की बैठक जो 2 दिसंबर को होनी थी, वो बार बार टल रही है। अब बैठक 4 दिसंबर को बुलाई गई है। इस बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल का नेता ही सीएम होगा, लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर अभी तक बीजेपी कुछ भी तय नहीं कर पाई। नतीजों पर ना तो महायुति के नेताओं को भरोसा हो रहा है और ना ही महाविकास आघाड़ी को। उद्धव ठाकरे तो यहाँ तक कह चुके हैं कि महायुति सरकार इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि उन्हें अपनी जीत पर भरोसा ही नहीं था और इसलिए सरकार बनाने के बारे में पहले से सोचा ही नहीं था। जीत एमडीए की होनी थी। साफ है, चुनाव नतीजे वैसे नहीं आए जिसकी उम्मीद थी और इसी के चलते अब एमडीए की तरफ से चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो रही है। एमडीए इसे लेकर बड़ा आंदोलन भी शुरू कर रहा है और इस बीच चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का फैसला किया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने आयोग से इस मामले में हलफनामा मांगा है, जिसमें इस फैसले को तर्कों के आधार पर साफ तौर पर स्पष्ट करने को कहा गया है। सीजेआई ने आयोग से पूछा है कि अगर मतदान केंद्र पर 1500 से ज्यादा लोग आते हैं तो स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि ये फैसला लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पोलिंग बूथ पर 3 बजे आना शुरू कर देगा तो क्या ही किया जा सकता है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को। सोमवार को संसद में शीतकालीन सत्र का 5वां दिन रहा। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी और संभल के मुद्दे पर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई और इस बार भी विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि विपक्ष सदन में सरकार से अडानी, संभल और ईवीएम जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा करने की मांग कर रहा है, लेकिन 25 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र हर दिन लगभग 10 मिनट की कार्रवाई के बाद लगातार स्थगित हो रहा है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा था, जिसे लेकर शाम को स्पीकर ओम बिरला ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद की कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर सहमति बन गई। सरकार विपक्ष की कुछ मांगों पर विचार करने को तैयार हो गई है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 3 दिसंबर से सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से संचालित होगी। वहीं इसके साथ ही 13 और 14 दिसंबर को सदन में संविधान पर चर्चा की भी बात कही गई है। चर्चा के दौरान भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों, इसके विकास और देश की प्रगति में इसकी भूमिका पर विचार किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस सर्वदलीय बैठक के बाद 3 दिसंबर को संसद में कैसी तस्वीर नजर फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यूपी के लगभग 5000 किसानों ने नोएडा से दिल्ली के लिए कूच किया, जिसके चलते पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की।
लेकिन किसानों ने पुलिस की बैरिकेड को तोड़ दिया और वो आगे निकल गए। आंदोलित किसान नोएडा एक्सप्रेसवे से हटकर किसान राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के अंदर पहुंच गए। यहाँ गाजियाबाद, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और उन्होंने मुख्य सचिव से मिलवाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन किसानों को कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से नहीं हटेंगे। किसानों की मांग है कि उनको गौतम बुद्ध नगर में जमीन अधिग्रहण पर पूरे राज्य की तरह ही दाम का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसान का कहना है कि पिछले 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है उसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही किसान विकसित भूखंड का 10% दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ शंभू और खनौरी बॉर्डर से पंजाब के किसान 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच करेंगे। इस बीच दिल्ली कूच से पहले हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक किसानों को तभी हरियाणा में एंट्री दी जाएगी जब उनके पास दिल्ली कूच की परमिशन होगी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर नई दिल्ली क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। सीमाओं पर सीएपीएफ स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है और वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 27 नवंबर को किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर और इसके बाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये यमुना प्राधिकरण पर 5 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों की इन मांगों पर आगे क्या। संभल में हिंसा मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल किए जाने की तैयारी की गई है। इस याचिका में सर्वे के आदेश को रद्द किए जाने और अंतिम फैसले आने तक प्रक्रिया पर रोक लगाने जाने की मांग की जाएगी। मुस्लिम पक्ष के जरिए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर कभी भी दाखिल हो सकती है। मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी इस बारे में वकीलों से कानूनी राय ले चुके हैं। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जाने वाला था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने को कहा है। संभल में पहले से ही प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लगाई है। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने को कहा। अजय राय को दिए गए नोटिस में उन्हें बताया गया है कि संभल जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वो जनहित में सहयोग करे। इससे पहले सपा का प्रतिनिधि मंडल संभल दौरे पर जाने वाला था, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया था। ऐसे में सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस और सपा नेताओं को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वीर सिंह बादल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल में सोमवार को अकाल तख्त साहिब ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई। ये सजा उन्हें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफी और बेअदबी के मामले में सुनाई गई है। सजा में सुखबीर सिंह बादल कोर कमेटी के सदस्यों और 2015 की अकाली दल सरकार के कैबिनेट नेताओं के लिए पश्चाताप शामिल है। इसके अलावा पूर्व सीएम स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से एक फक्रे कौम सम्मान वापस लिया जाएगा। सुखबीर बादल मामले को लेकर अकाल तख्त में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई। इसी बैठक के बाद सजा का ऐलान किया गया। उन्हें सजा के तौर पर गोल्डन टेंपल में लंगर के झूठे बर्तन धोने होंगे। साथ ही शौचालय की सफाई का भी आदेश दिया गया है। इसके साथ ही 1 घंटा बैठकर कीर्तन सुनना होगा और श्री सुखमणि साहिब का पाठ करना होगा। इसका ऐलान जत्थेदार रघुवीर सिंह ने किया। बता दें कि 2 महीने पहले सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने तनख्वाहिया यानी कि धार्मिक दुराचार का दोषी। वक्फ बिल पर मोदी सरकार के संशोधन के प्रस्ताव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इस विधेयक के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है। विधानसभा के दोनों सदनों में इस पर तीखी बहस देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इस विधेयक का विरोध किया। उन्होंने मोदी सरकार पर विधेयक के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर राज्य सरकारों को नजरअंदाज किया। केंद्र ने उनसे वक्फ विधेयक पर चर्चा ही नहीं की। जेपीसी में विपक्ष के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए हमने इसका बहिष्कार किया है। वक्फ विधेयक के नाम पर एक धर्म को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या आप हिंदू मंदिर ट्रस्ट और चर्च की संपत्ति को लेकर यही करने की हिम्मत कर सकते हैं? जवाब नहीं है। लेकिन आप अपने विभाजन के एजेंडे को समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पक्ष में है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने इस बिल के पारित होने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी इस विधेयक को संसद में पास करा पाएगी, जब उसके पास 2/3 बहुमत भी नहीं है। उनके इस बयान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। बीते दिन पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी वक्फ बिल पर अपना सहयोग वापस ले लिया और इसके विरोध में उतर आई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह बिल पास हो पाएगा।